डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नजरी रोज़े मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ बिग बी टॉकीज के इस नए एपिसोड में। और आज मैं आपसे बात करूंगा अमिताभ बच्चन साहब की उस फिल्म के बारे में जब वो फिल्म आई तो पूरी दुनिया थम गई थी। और वो फिल्म है मनमोहन देसाई साहब की 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई फिल्म कुली। मैं तो चला गया था, लौट आया आप सब लोगों की दुआ से। आप सब लोगों की दुआ, आप सब लोगों की दुआ, आप सब लोगों की दुआ। हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का और नाम है। फिल्म कुली को प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई की, और ये केतन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कि उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। फिल्म को लिखा था के शुक्ला ने और प्रयागराज ने, और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारलाल, और गीतों को लिखा था महान लेखक आनंद बख्शी साहब ने। और इस फिल्म के कलाकार थे अमिताभ बच्चन, रति अग्निहोत्री, कादर खान, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, शोमा आनंद, नीलू फुले इत्यादि। और फिल्म लगभग 3.25 घंटे की थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कुली फिल्म बहुत ही मशहूर फिल्म है, क्योंकि इसी फिल्म के दौरान बच्चन साहब का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और इस हादसे के बाद बच्चन साहब की लंबी उम्र के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए विश्व के हर एक कोने में दुआएं मांगी गई थी। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या कोई गिरजाघर नहीं बचा था जहां बच्चन साहब की लंबी उम्र के लिए दुआएं ना मांगी गई हो। पूरी दुनिया अपने सर को झुका के अपने इस फेवरेट स्टार के लिए दुआएं मांग रही थी, और सभी चाहते थे वो ठीक होके हमारा हीरो हमारे सामने आए। मैं आपको बताना चाहता हूं सभी एक्टर बच्चन साहब के लिए दुआ कर रहे थे, सभी डायरेक्टर्स। उस हॉस्पिटल के बाहर खुद मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, टीनू आनंद साहब, ना जाने अनेकों लोग वहां पे खड़े रहते थे और बच्चन साहब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं आज मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती साहब भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, और जब उनको इस बारे में पता चला तो वो कलकत्ता में दुर्गा माँ के मंदिर जाके अपनी छाती काटकर अपने रक्त को माँ दुर्गा को चढ़ाया था, और माँ दुर्गा से अरदास की थी कि बचा ले मेरे इस फेवरेट हीरो को। मैं आपको बताना चाहता हूं इस फिल्म को मनमोहन देसाई साहब ने डेडिकेट किया था अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब को, क्योंकि इस फिल्म से पहले मोहम्मद रफी साहब का देहांत हो गया था, और उन्होंने इस फिल्म को डेडिकेट किया था मोहम्मद रफी जी को, जो कि उनके फेवरेट सिंगर थे। और उन्होंने डिसाइड किया इस फिल्म में वह मोहम्मद रफी साहब कहीं जैसी कोई आवाज को लेके आएंगे, और इस तरह से शब्बीर कुमार की एंट्री हुई अमिताभ बच्चन के प्लेबैक सिंगर के तौर पे फिल्म कुली में। फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे और बम्पर सफलता इसके संगीत को मिली थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कुली फिल्म का अधिकतर हिस्सा बेंगलोर में शूट किया गया था, और कुछ पार्ट इसके मैसूर में शूट किए गए थे। और आप ये फिल्म देखते टाइम देख भी पाएंगे जिन स्टेशंस पे फिल्म को शूट किया गया था, पीछे कुछ साउथ इंडियन फिल्मों के में कुछ लिखा हुआ पोस्टर्स पे, जो कि सबको दिखाई भी पड़ता है।
फिल्म बहुत शानदार बनी थी और खुद मैंने इस फिल्म को कई बार देखा है। खास तौर पे अमिताभ बच्चन साहब के दुनिया भर में जितने भी फैन हैं उनके लिए कुली एक बहुत ही विशेष फिल्म है, क्योंकि सभी जानते हैं इस फिल्म के दौरान बच्चन साहब का एक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूं, इस एक्सीडेंट के विषय में बच्चन साहब पहले ही कह चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं पूरी दुनिया को कि इसमें पुनीत सर का कोई दोष नहीं था। शूटिंग के दौरान ऐसे हादसे होते रहते हैं। खुद हेरा फेरी के सेट पर भी इस प्रकार का एक हादसा हुआ था जब बच्चन साहब के हाथों विनोद खन्ना साहब को एक चोट पहुंच गई थी। तो अमिताभ बच्चन साहब ने इस बात को पहले ही कहा कि इसमें पुनीत सर साहब का कोई दोष नहीं है। और जब पुनीत सर पहली बार अमिताभ बच्चन साहब से इस हादसे के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में उनसे मिलने गए थे तो वो बेहद नर्वस थे कि मैं उनको कैसे फेस कर पाऊंगा। लेकिन जब वो बच्चन साहब के सामने पहुंचे तो बच्चन साहब ने बड़ी सहजता से उनको देखा और अपने पास बिठाया और उनको इस बात को बोला कि तुम्हें किसी प्रकार से भी शर्मिंदा और नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती मेरी है कि मेरी जो छलांग थी, जो मैंने जंप लिया था वो गलत हो गया, मिस टाइम्ड हो गया और वो टेबल मेरे पेट में जा घुसी और इस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ। तो सभी ने उस सीन को देखा है और सभी जानते हैं उस सीन के दौरान कैमरे को रोक दिया गया था। वो हादसा, वो मनहूस दिन 26 जुलाई था और आज 26 जुलाई को ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख है उस दिन के लिए और इस हादसे के बाद बच्चन साहब की लंबी उम्र के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए विश्व के हर एक कोने में दुआएं मांगी गई थी। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या कोई गिरजाघर नहीं बचा था जहां बच्चन साहब की लंबी उम्र के लिए दुआएं ना मांगी गई हो। पूरी दुनिया अपने सर को झुका के अपने इस फेवरेट स्टार के लिए दुआएं मांग रही थी और सभी चाहते थे वो ठीक होके हमारा हीरो हमारे सामने आए। अगर मैं आपसे फिल्म कुली की बात कर रहा हूं तो उसमें एक एक्सीडेंट नहीं, उसमें और भी 2 एक्सीडेंट हुए थे। पहला एक्सीडेंट हुआ था सत्येन कपूर साहब का, जो फिल्म की स्टार्टिंग में हुआ था और जहां पे कादर खान साहब एक बांध को खोल देते हैं जहां से बहुत तेज पानी आता है और सत्येन कपूर वहां पे गिर गए थे और बड़ी मुश्किलों से उनको बचाया गया था। दूसरा हादसा हुआ था ऋषि कपूर साहब के साथ, जहां वो फाइट कर रहे थे गोगा कपूर साहब से और उनको जंप करना था और जब उन्होंने जंप किया तो नीचे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे और उन्होंने गलत जंप लिया, वो गलत जगह पे जाके गिरे जिनसे उनको चोट आई थी। और मैं बताना चाहूंगा इस बात के बाद बच्चन साहब भाग के ऋषि कपूर साहब के पास गए, उनको ठीक किया, उनको खड़ा किया, उनके लिए फर्स्ट एड किट मंगाई, उनके देखभाल के लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने खूब डांट उस समय ऋषि कपूर को लगाई थी। आप क्या कर रहे थे, आप गलत तरह से जंप ले रहे थे और मैं आपको रोक रहा था। लेकिन ऋषि कपूर साहब इस बात से अनजान थे और वह एक गलत सीन के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा स्मिता पाटिल के बारे में, क्योंकि स्मिता पाटिल उस दौरान बच्चन साहब के साथ 2 फिल्में कर चुकी थी। नमक हलाल और शक्ति फिल्म, दोनों फिल्में बेहद कामयाब रही थी। लेकिन इनके बीच में मैं कहूंगी बहुत ज्यादा कोई दोस्ताना संबंध ऐसे नहीं थे। लेकिन एक दिन बेंगलोर के होटल में सुबह सुबह बताया गया कि आपके लिए स्मिता पाटिल का फोन आया था, रात को लेट नाइट फोन आया था और वह आपसे बात करना चाहती थी। क्योंकि उस समय मोबाइल फोन्स का वो दौर नहीं था तो बच्चन साहब ने रात को फोन ना करके सुबह उनको फोन किया और उससे पूछा सारी बात क्या है, क्या कोई दिक्कत में है वे। तो स्मिता पाटिल ने इस पर बताया कि रात को मैंने एक सपना देखा और मैं बेहद परेशान हो गई कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है और आप बड़ी मुश्किलों में हैं। तो ये चीज मैं रात को देख नहीं पाई, मैं नींद से जाग गई और उस परेशानी के चलते मैंने आपको फोन किया था। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें और आप किसी भी तरह से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको किसी एक्सीडेंट का शिकार होना पड़े। इस बात को लेकर स्मिता पाटिल ने एक तरह से सतर्क कर दिया था अमिताभ बच्चन साहब को। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने उनका धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा ये ठीक है, आपको एक सपना आया था, मैं ख्याल रखूंगा अपना। लेकिन बच्चन साहब क्या जानते थे कि वो हादसा उनके साथ उसी दिन होने वाला है जिस रात को स्मिता पाटिल को यह फोन आया था। वैसे तो आप सभी ने उस शॉट को देखा होगा और एक अनोखी बात यह है कि फिल्म के दौरान भी जब वो
हादसे वाला शॉट आता है तो वहां पे उस शॉट को रोक दिया जाता है, फिल्म को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया जाता है और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में इस बात को लिखा जाता है कि इसी सीन के दौरान बच्चन साहब को चोट लगी थी। लेकिन मैं आप उस चोट के बारे में बताना चाहता हूं कितना भयानक था वो हादसा। उस हादसे में जब बच्चन साहब को चोट लगी तो वो जाके पास में मैदान में घास पे जाके लेट गए। लोगों ने सोचा कि बच्चन साहब बहुत ही व्यस्त एक्टर हैं, बड़े पंचुअल हैं और दिन रात शूटिंग में बिजी रहते हैं, थक गए हैं इस फाइट सीन के दौरान और वह जाके लेट के रेस्ट कर रहे हैं। तो वह लेटे रहे। देसाई साहब ने भी देखा कि उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो लेटे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि बच्चन साहब को इतनी भयानक चोट लगी है और बच्चन साहब दर्द से कराह रहे थे। तो इसी दौरान जब सबको पता चला यूनिट के लोगों, वो सब लोग भाग के बच्चन साहब के पास गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मैं चोट लग गई है थोड़ी सी। तो इस बात को सभी ने बड़ा लाइटली लिया और काम अपना शुरू कर दिया। लेकिन रात को जब बच्चन साहब होटल के कमरे पहुंचे तो उनका दर्द बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपने छोटे भाई अजिताभ बच्चन, जिनको बंटी भी कहा जाता है, उनको फोन किया और कहा कि उनको बहुत दर्द हो रहा है और वह बेंगलोर आ जाए। वह तुरंत फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर की तरफ निकल गए। ऋषि कपूर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बच्चन साहब के साथ इस बात को बोला कि जब उनको मालूम चला कि बच्चन साहब को बहुत दर्द हो रहा है तो उनको क्या मालूम था ये दर्द किस चीज का है। और उन्होंने रात को होटल बॉय के हाथ से बच्चन साहब के लिए आयोडेक्स भिजवाई थी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये दर्द आयोडेक्स से रुकने वाला नहीं है। इस तरह से बच्चन साहब को नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस दौरान बच्चन साहब को 60 यूनिट ब्लड चढ़ा था। ये बहुत बड़ी बात है, 60 यूनिट ब्लड बच्चन साहब को चढ़ाया गया था और एक करत खून, क्योंकि उस टाइम टेस्टिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी। एक करत ब्लड बच्चन साहब को चढ़ गया था जिसमें कि हेपेटाइटिस बी वायरस था और उस वायरस ने बच्चन साहब को ताउम्र परेशान किया, जिसको डिटेक्ट किया गया 2000 सन में। जब बच्चन साहब बीमार हुए तब मालूम चला कि बच्चन साहब को उस दौरान कुछ गलत ब्लड चढ़ गया था, कुछ संक्रमित ब्लड था, जिसकी वजह से बच्चन साहब ताउम्र परेशान रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चन साहब के परम मित्र राजीव गांधी साहब को जब इस बारे में मालूम चला तो उन्होंने तुरंत अपने काम को छोड़कर, समय निकालकर वह खुद मुंबई पहुंच गए थे और उनकी देखभाल के लिए लोगों से, डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की कि जितने भरसक अच्छे प्रयास हो सकते हैं वह करें और उनको हर तरह से मदद की जाएगी। मैं बताना चाहता हूं राजीव गांधी साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा था जिसके लिए वो अमेरिका जाना वाले थे, लेकिन उन्होंने उससे पहले बच्चन साहब की सेहत का ख्याल पूछना और उनको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और वह बॉम्बे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे। सभी फिल्म वाले वहां पहुंच रहे थे, दुआएं लग रही थी, लोग मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े थे, गुरुद्वारे के बाहर, मस्जिदों के बाहर, गिरजाघर के बाहर। और दुनिया में मैं मानता हूं ऐसा कोई भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर नहीं बचा था जहां बच्चन साहब की उम्र के लिए अरदास ना की जा रही हो। ये अपने आप में दुनिया का एक बहुत ही अनूठा और अनोखा एग्जाम्पल है जो उस दौरान पूरी दुनिया ने देखा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उस दौर में बच्चन साहब के कमरे में कोई भी अखबार नहीं भेजा जाता था क्योंकि ये डर था कि बच्चन साहब को पता चल गया कि उनको कितना भयानक हादसा उनके साथ हुआ है और अखबार के जरिए जब उनको पूरी दुनिया का हाल पता चलेगा तो शायद उनकी मनोस्थिति पर इसका फर्क पड़ेगा और इस करके कोई भी अखबार या टीवी उस कमरे में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। वो एक हफ्ता बच्चन साहब के जीवन का इतना खतरनाक था कि वो उस एक हफ्ते जीवन और मौत से लड़ रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्षण ऐसा भी आया था जब बच्चन साहब की सांस कुछ मिनटों के लिए रुक गई थी और डॉक्टर्स की टीम ने उनको क्लिनिकली डेथ घोषित कर दिया था। पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा गया था और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का हादसा ना तो कभी किसी के साथ हुआ था और इस तरह के लिए पूजा अरदास कभी किसी कलाकार, किसी एक्टर, किसी खिलाड़ी, किसी देश के नेता के लिए नहीं की गई है। जिस प्रकार से बच्चन साहब के लिए लोग दीवानगी की हद तक पार कर गए थे, लोगों ने उपवास रखे, भूखे रहे, तरह तरह की मददें मांगी। कोई पैदल मंदिर तक जा रहा था, कोई लेट लेट के मंदिर जा रहा था, कोई मस्जिद में कितने कितने दिन तक दुआएं कर रहा था। लोगों ने उस दौर में इस चीज को देखा है।
ये प्यार है दुनिया का बच्चन साहब के लिए, और ये एक अनूठा उदाहरण है पूरी दुनिया का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो महान दिन था 2 अगस्त 1982, जब बच्चन साहब स्वस्थ होके अपने घर 10वां रास्ता जुहू प्रतीक्षा लौटे थे। उस दिन पूरी दुनिया में एक तरह से दिवाली मनाई गई थी, और आज तक पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन साहब के फैन उस दिन को बच्चन साहब के रीबर्थडे के तौर पे मनाते हैं, और उस दिन को वर्ल्ड फैंस डे कहा जाता है। यानी कि एक दिन दुनिया में फैंस के लिए, और वह बच्चन साहब की वजह से बना, क्योंकि लोगों की दीवानगी बच्चन साहब के लिए इतनी ज्यादा है कि वह पागल हो गए थे उस दिन को। तो मैं बात कर रहा हूं फिल्म कुली के बारे में आपसे, तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि कुली फिल्म बेहद सफल रही थी। लगभग 3 करोड़ के बजट से फिल्म बनी थी, और लगभग फिल्म ने 4 गुना ज्यादा इस फिल्म की कमाई की थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज के दौर में अगर इसमें कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता हूं तो ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ देगी ये फिल्म। बहुत बड़ी सफल ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के सभी गाने बहुत हिट थे, और मैं बताना चाहता हूं फिल्म का जो अंत था उसमें बच्चन साहब का जो डेथ सीन था उसको शूट किया जाना था हाजी अली दरगाह पर। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को फेल कराओ, तब जाकर के ये मुल्क पास होगा। फिल्म कुली में 2 एंड मनमोहन देसाई ने शूट किए थे। एक एंड था जहां बच्चन साहब को डेथ दिखाया गया था, और दूसरे सीन में बच्चन साहब का जो दूसरा एंड था उसमें वह ठीक ठाक तरीके से हॉस्पिटल के बाहर दिखाए गए थे। लेकिन मनमोहन देसाई साहब ने स्टोरी से अलग जाके दूसरे एंड को चूज किया, क्योंकि वह जानते थे कि इस कलाकार से लोग कितना प्यार करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी इस फिल्म से। तो उन्होंने लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक हैप्पी एंडिंग इस फिल्म को दी थी, और फिल्म के रिजल्ट ने भी पूरी दुनिया को खुश कर दिया था। के हिसाब से मनमोहन देसाई साहब ने शब्बीर कुमार की आवाज में एक गाना भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक सैड वर्जन सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं गाने का रखा गया था, लेकिन हैप्पी एंडिंग के चलते उस गाने को इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं फिल्म कुली के बारे में आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने अगर फिल्म कुली को नहीं देखा, वैसे तो मैं मानता हूँ पूरी दुनिया ने इस फिल्म को देखा है, एक बार जरूर इस फिल्म को देख लीजिए, और उस कलाकार की महानता के विषय में और कई पन्ने आपकी आंखों के सामने खुल जाएंगे जब इस फिल्म को आप देखेंगे। तो कुली बहुत ही शानदार फिल्म थी। और अंत में मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कौन से प्रोग्राम, कौन सी फिल्म के बारे में या कौन से विषय के बारे में आप देखना चाहते हैं मुझे लिख दीजिए। मैं आपकी बातों को मानने के लिए तत्पर रहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको अलविदा कहता हूं। मैं विनीत चौधरी आप सबका शुक्रिया करता हूं। जय बच्चन। हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ, और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब, मगर अफसोस ये उसे सिर्फ मार मिली। वो मालिक है जिसने हर इंसान को 2 हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी।